अभी तक हमने मांग के अवधारणा में मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन को समझा है। तो एक बार वापस रिपीट करते हैं कि मांग मात्रा में परिवर्तन क्या है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है, मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहेंगे, मांग मात्रा में परिवर्तन। और मांग में परिवर्तन का क्या अर्थ था कि कीमत तो स्थिर रहती है परंतु अन्य बातों में परिवर्तन होने पर जो मांग की मात्रा, मांग में जो परिवर्तन आता है उसको हम मांग में परिवर्तन कहेंगे। अब इसके हमने वक्र भी समझे थे। तो ये मांग में परिवर्तन का वक्र, मांग मात्रा में परिवर्तन का वक्र है दोनों, और जिसमें एक तो विस्तार वाला वक्र था, दूसरा संकुचन वाला। तो जब विस्तार वाले वक्र में आया था कि कीमत कम होती है किसी वस्तु की और मांग की मात्रा में जब वृद्धि होती है तो उसको हम विस्तार कहते हैं। तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो पहले बिंदु ए पर है, जब कीमत अधिक है तो मांग बिंदु ए पर दिखाई जा रही है जो कि कम है 285 है, और कीमत कम होने पर मांग 750 हो गई है, मांग की मात्रा जो कि बिंदु बी पर है। तो वक्र पर हम किस दिशा में चलेंगे, ए से बी की दिशा में। इसी तरीके से दूसरा संकुचन का, इसमें उल्टा होता है कि जब कीमत कम है तो मांग अधिक है तो बिंदु ए दिखाया जाएगा, और फिर जब कीमत अधिक हो जाती है 100 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है तो मांग है यहाँ पर 250। तो बिंदु बी पर ग्राफ की तरफ जाएंगे हम, तो ए से बी की तरफ जाएंगे। तो ये हो गया संकुचन के लिए ग्राफ, मांग की मात्रा के लिए। इसी तरीके से हमने पढ़ा था कि मांग में परिवर्तन, तो उसमें कीमत को स्थिर रखना है, जो कि पहले समझ चुके हैं हम। तो ये मांग में परिवर्तन के लिए विवर्तन शब्द का प्रयोग किया गया है। मांग वक्र उसके लिए जो बनाएंगे उसमें मांग वक्र में विवर्तन दो प्रकार से होते हैं। तो विवर्तन में जब ग्राफ किस स्थिति में परिवर्तित होता है उसको दिखाया गया है। तो पहला है मांग वक्र का दाहिनी या आगे की ओर खिसकना, यानी जब वक्र पहले तो नीचे होता है फिर ऊपर की तरफ बनता है। दूसरा मांग वक्र का बाएं या नीचे की ओर खिसकना। तो ये दोनों भी हम समझ चुके हैं। ये चित्र जो 3.6 है इसमें पहले डी ग्राफ है और फिर ऊपर की ओर बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा ऊपर की ओर खिसकने वाला, और दूसरा है बाएं या नीचे की ओर खिसकना। तो इसके लिए ये 3.7 वाला चित्र है। इसके अंदर पहले ग्राफ ऊपर बना हुआ है डी पर, और फिर नीचे की तरफ D1 पर आ गया है। तो ये है मांग में विवर्तन। अब कीमत के बढ़ने और घटने पर जो मांग में परिवर्तन होता है उसी से मांग का नियम बना हुआ है, जो कि हम पहले से समझते आ रहे हैं कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है और कीमत घटने पर मांग की मात्रा बढ़ती है। तो उसी से मांग का नियम बना है कि एक वस्तु की मांग पर अनेक घटकों का प्रभाव पड़ता है। जैसे शुरू से हम तत्व पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि स्वयं की कीमत, उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की पसंद, भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत, प्रत्याशाएं। तो ये तत्व हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मांग का नियम ये बताता है कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत घटने पर उस वस्तु की मांग में वृद्धि होगी और कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में गिरावट आएगी। तो ये चीज़ हम शुरू से समझते आ रहे हैं। इसको यहाँ पर मांग के नियम में हमें चित्र या ग्राफ के द्वारा समझाना है और यही लिखना है। तो अब यहाँ हम एक्स अक्ष पर वही वस्तु की मात्रा ले रहे हैं और वाई पर कीमत। जब कीमत अधिक है तो मांग कम है 250, कीमत कम हुई 75, तो उस समय मांग 500 है जो कि अधिक है। तो इस तरीके से हमें इसको लिख करके बताना है। मात्रा यहाँ अनार की मात्रा ली गई है, उसी को वापस शब्दों में लिखा गया है। अब आता है मांग के नियम की व्युत्पत्ति, मतलब मांग का नियम कैसे, किन सूत्रों से या किन नियमों पर आधारित है। पहले हमने जो उपयोगिता वाले या सीमांत उपयोगिता के जो नियम पढ़े हैं पिछले वाले पार्ट में, उसमें आया था कि इस नियम का उपयोग अर्थशास्त्र में
सभी नियमों में होता है। तो उन्हीं नियमों को लेकर के ये मांग के नियम को आगे उत्पन्न किए गए हैं या व्युत्पत्ति की गई है। तो किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में कैसा संबंध होता है? प्रतिलोम संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। तो उन्हीं नियमों को जो दो नियम यहाँ पर ले रखे हैं या दो तरीके ले रखे हैं, उनसे जो नया नियम है मांग का, उनको बनाए गए हैं। तो सबसे पहला है सीमांत उपयोगिता, जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए? कीमत के साथ। सीमांत उपयोगिता किसके बराबर हो? कीमत के साथ बराबर होती है, उससे मांग का नियम बना है। फिर उसके बाद दूसरा है सम सीमांत उपयोगिता नियम में जो संतुलन की स्थिति होती है उपभोक्ता के, उससे भी मांग के नियम बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे सीमांत उपयोगिता किसके बराबर हो? कीमत के बराबर। तो सबसे पहले हमें ये पहले से पढ़ चुके हैं हम कि संतुलन की स्थिति कब होती है? जब सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो। तो यही चीज़ यहाँ लिखी गई है कि उपभोक्ता संतुलन की दशा में उतनी मात्रा की मांग करता है जहाँ पर सीमांत उपयोगिता बराबर यानी MU बराबर P है यहाँ पर प्राइस यानी कीमत। अगर ये शर्त पूरी होती है तो संतुलन की स्थिति होती है। अब इसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला है कि जब सीमांत उपयोगिता कीमत से बड़ी हो तब क्या होगा, और दूसरा है जब सीमांत उपयोगिता कीमत से छोटी हो, यानी कि जब कीमत घटती है। पहले वाली शर्त में क्या होगा? सीमांत उपयोगिता बड़ा है, बड़े का चिन्ह लिख दिया यहाँ, और P यानी सीमांत उपयोगिता कीमत से बड़ी है, यानी कीमत क्या हो रही है? कम हो रही है। तो कम होते समय क्या होगा वो देखेंगे हम। तो यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत से क्या होगी? अधिक होती है। तो वह उपभोक्ता को उस वस्तु की अधिक खरीद के लिए प्रोत्साहित करेगा। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की उस वस्तु की मांग बढ़ती है, और ऐसा तब तक होता है जब तक उपयोगिता पुनः घट कर के कीमत के बराबर नहीं हो जाती। तो ये संतुलन की स्थिति आने तक वो व्यक्ति उस जिस चीज़ की कीमत कम है उसको खरीदता रहेगा। फिर दूसरा केस है कि सीमांत उपयोगिता छोटी हो P से, यानी यहाँ पर कीमत बढ़ जाती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत से कम हो जाती है। तो उपभोक्ता तब तक किसी वस्तु की मांग को कम करेगा, क्योंकि कीमत बढ़ रही है तो मांग कम होगी। तो तब तक किसी वस्तु की मांग घटाएगा जब तक सीमांत उपयोगिता बढ़कर के कीमत के बराबर नहीं हो जाती। तो कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है। तो ये उस नियम में ये चीज़ आ रहा है। फिर दूसरा है पॉइंट हमारा सीमांत उपयोगिता नियम से। तो पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि संतुलन की स्थिति क्या होती है सीमांत उपयोगिता नियम से, कि पहले वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात के बराबर होती है। तो अब इसमें इस नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में अपनी सीमित आय को इस तरह से खर्च करेगा कि वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता का उनकी कीमत के साथ अनुपात कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब माना कि हम दो वस्तुएं मान रहे हैं, तो X हो गई पहली और दूसरी Y। उस स्थिति में जो सूत्र बनता है हमारा संतुलन का MUX, यानी पहली वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटा PX यानी उसकी कीमत बराबर MUY बटेवा PY, दूसरी वस्तु Y की सीमांत उपयोगिता बटेवा उसकी कीमत। अब यहाँ भी दो स्थितियाँ ले सकते हैं हम। एक बार पहली वस्तु की सीमांत उपयोगिता और प्राइस का अनुपात बड़ा मानेंगे, दूसरी स्थिति में पहली वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात छोटा मानेंगे। तो उससे हमें क्या निर्णय मिलता है, उसी के आधार पर मांग का नियम बना है। तो पहली स्थिति है हमारी MUX बटेवा PX बड़ा है जब MUY बटेवा PY के। तो इस साम्य की स्थिति में यदि X की कीमत गिरती है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता Y वस्तु की तुलना में X वस्तु की अधिक सीमांत उपयोगिता पा रहा है। जब X की कीमत कम है तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होगी? अधिक होगी।
तो वह क्या करेगा, x की ज़्यादा इकाइयों को खरीदेगा और y की कम खरीदेगा। तो ये क्या बताता है कि x की कीमत घटती है तो वह x की अधिक मांग करेगा और x की मांग तब तक करता रहेगा जबकि उसको ये स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती, mu(x/px) किसके बराबर नहीं मिल जाता, mu(y/py) के। इसी तरीके से दूसरी स्थिति को भी लिखेंगे हम कि यदि कीमत बढ़ती है, x की कीमत बढ़ती है तो mu(x/px) जो x वस्तु है उसकी सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु जो mu(y) है और py जिसका अनुपात है उससे क्या होगा, कम होगा। तो ऐसी स्थिति में y वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता x वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता से अधिक मिल रही है तो वह x की मांग को कम करेगा और y को ज़्यादा। तो x की कीमत बढ़ने पर x की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही हमारा उस नियम में है। अतः x वस्तु की कीमत व उसकी मांग के बीच कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। और वह y की मांग कब तक करता रहेगा, जब तक उसको संतुलन की स्थिति mu(x/px) बराबर mu(y/py) प्राप्त नहीं हो जाता। तो ये दो उत्पत्ति के नियम है जिनसे मांग के नियम उत्पन्न हुए हैं। अब है मांग के नियम के लागू होने के क्या क्या कारण है, किन आधारों को मान करके नियम को लागू किया गया। तो सबसे पहले तो है जो सीमांत उपयोगिता है उसमें हमने देखा कि ह्रासमान नियम है, उसका जो सीमांत उपयोगिता है वो धीरे धीरे घटती जाती है। तो पहला नियम हो गया ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम से। और दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव से। प्रतिस्थापन प्रभाव मतलब वस्तुओं का प्रतिस्थापन हो सकता है कीमत बढ़ने पर या कम होने पर। और तीसरा है आय का प्रभाव, आय के कम होने से भी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। तो इन कारणों से मांग का नियम लागू हुआ है। तो पहला है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। तो इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयाँ खरीदेगा तो उसकी जो उत्तरोत्तर खरीद की मात्रा से सीमांत उपयोगिता क्या होती है, उत्तरोत्तर घटती जाती है। हमने देखा है पहली वस्तु की सीमांत उपयोगिता होती है, उसके बाद वाली वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। और अगर उपभोक्ता को अधिक संतोष प्राप्त करना था वह उस कीमत को भी अदा करेगा। उस वस्तु की उत्तरोत्तर खरीद के लिए वह समान कीमत अदा नहीं करेगा बल्कि कम कीमत अदा करेगा। फिर दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव में प्रतिस्थापन प्रभाव से क्या मतलब है, यदि कोई वस्तु सस्ती हो जाती है दूसरी वस्तु के अपेक्षा तो वह महंगी वस्तु के लिए क्या हो जाएगी, उसके बदले में खरीदी जा सकती है, यानी वह महंगी वस्तु के लिए प्रतिस्थापित की जाती है। जैसे x वस्तु की कीमत y वस्तु की तुलना में मान लीजिए कम हो गई तो सस्ती वस्तु x को महंगी वस्तु y के बदले में प्रतिस्थापित किया जा सकता है या खरीदा जाएगा। तो x वस्तु की क्या हो जाएगी, मांग बढ़ जाएगी। जैसे हमने जो प्रतिस्थापन वाली वस्तुओं के उदाहरण पढ़ा है चाय और कॉफ़ी, माना कि कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई तो मांग किसकी बढ़ जाएगी, चाय की। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन प्रभाव को हम समझ सकते हैं। फिर तीसरा है आय प्रभाव। तो सबसे पहले आय प्रभाव क्या है, उस प्रभाव को कहते हैं जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में भी क्या होगा, परिवर्तन होता है। और इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, वस्तु की मांग पर पड़ता है। और तो अब इसमें पहला है कि जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की खरीदने की शक्ति या क्रय शक्ति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या उसकी वास्तविक आय भी बढ़ जाती है और वह समान मौद्रिक आय से उस वस्तु की ज़्यादा मात्रा को खरीदेगा। कीमत प्रभाव इन दो सम्मिलित प्रभाव कौन कौन से हो गए, एक तो आय प्रभाव है और दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव, इन दोनों का योग भी होता है। अब जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो क्या होगा, जो पहले से व्यक्ति खरीद रहे हैं वो तो उस वस्तु को ज़्यादा खरीदेंगे, लेकिन जो नए उपभोक्ता है जो उस वस्तु को पहले नहीं खरीद पा रहे थे वो भी उसको खरीद पाने की स्थिति में हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मांग में वृद्धि हो जाएगी। और जब कीमत किसी वस्तु की घटेगी तो उसमें एक और
लाभ क्या हो रहा है? पहला लाभ तो ये हो रहा है कि जो व्यक्ति खरीद रहे थे वो ज़्यादा खरीदेंगे। दूसरा, जो व्यक्ति नहीं खरीद पा रहे थे वो भी उसको खरीदने की स्थिति में आ जाते हैं। और फिर तीसरी क्या स्थिति होगी कि उस वस्तु का उपयोग अन्य उपयोगों के लिए भी बढ़ जाता है। तो मतलब क्या हो गया कि कीमत घटने से मांग बढ़ती है। तो ये तो हो गए कारण। अब है मांग के नियम के कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद का मतलब कि कुछ इस तरीके की वस्तुएं होती है जिनमें मांग के नियम का उपयोग नहीं होता या मांग का नियम लागू नहीं होता, तो उनको क्या कहेंगे हम? अपवाद, कि यहाँ पर इनका उपयोग नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले कि मांग के नियम के अपवाद जानने का आशय उन दशाओं को जानना होता है जिसमें मांग वक्र ऊपर की ओर जाते हैं, वहाँ मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो ये सबसे पहले कौन सी वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं हो रहा है? दो तरह की वस्तुएं ऐसी होती है, एक तो बेकार की वस्तुएं और दूसरी वस्तु ऐसी प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुएं। तो इन दोनों को समझेंगे हम। तो सबसे पहले जो बेकार वाली वस्तुएं उनको कहा जाता है गिफिन वस्तुएं। ये वस्तुएं घटिया वस्तुओं की किस्म होती है जिसमें इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ती है और कीमतों के घटने पर मांग भी घट जाती है। जबकि हमारे नियम में क्या है? कीमत बढ़ने पर तो मांग कम होनी चाहिए और कीमत घटने पर मांग बढ़नी चाहिए, जबकि इन वस्तुओं में ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ वस्तुएं कौन सी है? उदाहरण क्या है? ज्वार और बाजरा, जो इस तरह के उदाहरण में आते हैं। इन वस्तुओं की कीमत घटने पर उपभोक्ता इन वस्तुओं का उपभोग घटा देता है, तो इन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता। दूसरा है प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुएं, जिनका क्या होगा? उपभोग उनकी कीमत अधिक होने पर भी अधिक होता है। तो वो किस तरह की वस्तुएं होती है? विलासिता वाली वस्तुएं होती है। तो ये जैसे हीरे हैं, पन्ने हैं, आभूषण है, तो ये सब वस्तुएं इस तरह की उदाहरण में आते हैं। तीसरा है वस्तु की भावी कीमत में परिवर्तन की संभावना होती है, तब भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। फिर चौथा, उपभोक्ता की अज्ञानता और गलत धारणाओं के कारण भी ऐसा होता है। पांचवा है कि जीवन की जो अनिवार्य वस्तुएं हैं उनको खरीदने में उपभोक्ता कभी भी ये नहीं सोचता है, अगर वो वस्तु महंगी है तो भी वो उसको खरीदेगा, यानी उसकी मांग अधिक ही रहेगी। तो इस तरह की वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है। अब ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है इनको भी आपको पढ़ने हैं और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, फिर हम नया अध्याय शुरू करेंगे।